हेलो मेरे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1.1 का परिचय। इसमें बच्चों हम लोग थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज है। तो इन तीन चीजों पे विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को 8-10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अब शुरू ही करते हैं। सबसे पहले बच्चों अभी आपको कुछ चीजें, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं आपको एक रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूं इसके संबंध में। ठीक है, सबसे पहली बात आपके मन में यह चल रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका क्या है। बच्चों ये प्रमेयिका क्या है? तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी मैं प्रमेयिका के विषय में देना चाहता हूं। ठीक है, अभी हम लोग इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग प्रमेयिका कर लेते हैं। ये तो झटके में समझा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रमेयिका क्या होता है, हम लोग सीधा कहेंगे बच्चों, यह एक सिद्ध किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेय का यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये आप जानिए, प्रमेय का आपका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। अब प्रमेयिका से हम लोग क्या करते हैं, किसी अन्य सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चों अब आपने ये जाना कि प्रमेयिका क्या है, इसके साथ साथ एक और चीजें आप जानेंगे, एल्गोरिथम। एक और चीजें जानेंगे आप जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है बच्चों? एल्गोरिथम एक विधि है, यह एक सुपरिभाषित, यह एक सुपरिभाषित विधि होता है या विधि है जो हमें विशेष प्रकार के सवालों को हल करने में मदद करती है। आपने ये चीजें जाना कि प्रमेय का यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये तो क्लियर है, यह पहले से ही एक सिद्ध किया हुआ कथन है। और एल्गोरिथम क्या है? यह एक सुपरिभाषित विधि है जो हमें विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के सवालों को हल करने में मदद करती है। इसे हम विशेष प्रकार के सवालों को हल करते हैं। आशा है कि आपने ये समझ लिया होगा। मेरे बच्चों एल्गोरिथम, अब आप जानेंगे ये शब्द, एक फारसी गणितज्ञ थे। जी हां, एक फारसी गणितज्ञ थे। फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम अल ख्वारिज्मी था। जिसका नाम अल ख्वारिज्मी था। क्या नाम था? अल ख्वा जिनका नाम बच्चों अल ख्वारिज्मी था। ठीक है, इसी अल ख्वारिज्मी शब्द से, इसी ये गणितज्ञ जो था, इसी
एक गणितज्ञ था जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। गौर करेंगे, गणितज्ञ था जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। ये जो गणितज्ञ था ये एक फारसी गणितज्ञ था। फारसी फारसी गणितज्ञ था। ठीक है, एक फारसी गणितज्ञ था जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। क्या नाम था? अल ख्वारिज्मी। इसी के नाम से ये एल्गोरिथम चल रहा है, इसी के नाम को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अल ख्वारिज्मी के नाम से ये शब्द लिया गया एल्गोरिथम। ये आपने जाना। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित विधि है जो हमें एक विशेष प्रकार के सवालों को हल करने में मदद करती है। तो आपने एल्गोरिथम और परिमेय में, परिमेयिका में आपने एक अच्छा सा कनेक्शन, एक अच्छा सा संबंध आपने सीखा। इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, आशा है कि आपने ये समझ लिया होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने ये भी जाना कि एक फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। इन्हीं के नाम से एल्गोरिथम नामक शब्द लिया गया है। ये आपने जाना। ये बस आपकी जानकारी के लिए था। मैंने सोचा कि कुछ आपको परिचय करा दूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसको तो बच्चों चुटकियों में खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको यह भी समझ में आएगा, यह जबरदस्ती समझाया जाएगा आज आपको, जबरदस्ती। जिन बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है उसको आज जबरदस्ती समझाया जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आज से ही हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के परिचय को शुरू किया है, कक्षा 10 की गणित का। वैसे हम लोगों ने 8 की शुरू कर दी है, 9, 10 सारी गणित बच्चों हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सारे सब्जेक्टों को वीडियो वो आपको हमारे YouTube चैनल पे आराम से मिल जाएगा। उसमें आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कहीं और भी आप देखते हैं कोई टेंशन नहीं है आप, लेकिन यहां भी आपको प्रचुर मात्रा में हर चीजें मिलने वाली है। तो आइए अब इस सवाल को मैं आपको करा दूं। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया ये क्या प्रोसेस था, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको की जानकारी में करा रहा था कि प्रमेयिका क्या चीज होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, पहले से ही सिद्ध किया हुआ होता है। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम बच्चों एक विधि है जिससे हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई आखिर में क्या चीज सॉल्व करते होंगे, किन दो सवालों को सॉल्व करते हैं, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब हम प्रमेयिका नहीं कहेंगे, अब हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एक विधि है जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करते हैं? आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा ना, ये भी मैं लिखा देता हूं। ये पॉइंट नोट आप कर लीजिए, ये पॉइंट बच्चों आप नोट कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं के, या दो धनात्मक संख्याओं का मौ 100, जिसको हम लोग HCF भी बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF निकालने के लिए करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं का मौसा निकालने के लिए करते हैं। ये तो आपको लिख लेना चाहिए, और सिर्फ लिख ही नहीं लेना चाहिए, ये आपको रट्टा मार लेना चाहिए। जान लीजिए, ये सवाल आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, गणित के सवाल में कई बार पूछे गए, बहुत बार, कई बार पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार रिपीट होते हैं। तो इसको तो आप लिख ही लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्या निकालने के लिए करते हैं। ऑप्शन में दे देगा लॉ 100 या मौ 100 या कुछ और, है ना।
तो आपको ये चीज जान लेनी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम दो धनात्मक संख्याओं का मौसो निकालने के लिए करते हैं। महत्तम समावर्त, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। आशा है कि आपने ये समझा होगा। क्या आपने ये समझा? आपने ये समझा? आपने लिख लिया ये? अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा प्रमेयिका पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। प्रमेय 1.1 क्या है बच्चों? ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप यदि भूलना भी चाहेंगे ना, आप भूल नहीं पाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? आप भूलना भी चाहेंगे, नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको ये कहता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि ऐसा करिए कि आप, एक मैं भाग देता हूं, ठीक है? मान लीजिए एक भाग है 4 भागा, मान लीजिए मैं 15 ले रहा हूं, ठीक है? भाग कर लेता हूं मैं, 4 तिया 12। आप कहेंगे 3 बार में लगेगा, है ना? 5 में 2 गया 3, ये आपका खत्म हो गया इधर, 3 शेष बचा। ये बताइए क्या ये भाग सही मैंने लिखा है? सही है क्या? ये भाग सही है? मैं ये पूछता हूं सही है तो क्यों है? आप मुझे बताइए, आप मुझे प्रमाण दीजिए, आप मुझे प्रमाण दीजिए कि ये भाग कैसे सही है। यदि आप कह रहे हैं सही, तो मैं पूछ रहा हूं क्यों, ये कैसे सही है? तो ये चीज तो हम लोग बचपन से करते आए हैं। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे बच्चों, आपको थोड़ा सा और कुछ चीजें आपको यहां पे बताना चाहूंगा। यहां पे आप जो ये नीचे देख रहे हैं ना, यहां पे, वैसे मैं यहां पे आपको खाली जगह पे समझा देता हूं, ठीक है? यहां पे आपका, इसको आप भाज्य बोलते हैं, ठीक है? यहां पे आपका भाजक होगा, यहां भाजक होगा। यहां पे आपका भाग का फल रहता है, जो आपने भागफल निकाला, सही या गलत? और यहां पे आपका शेष फल रहता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो सारे बच्चे बच्चे जानते हैं ये सारे। क्या आपको कोई टेंशन है इसमें? ये तो बच्चे बच्चों के द्वारा लिखा जाता है कि भाजक भाज्य भागफल। इसमें किसी प्रकार की मेरे बच्चों को कोई समस्या है तो आप बताएंगे। ये हो गया। बच्चों ये भागफल जो है, भागफल को हम लोग वैसे अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम लोग कोशेंट पढ़ते हैं, कोशेंट। आप इसको इस तरीके से कुछ लिखोगे, QUOTIENT, कोशेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे कोशेंट, कोशेंट, ठीक है? आप लिख लीजिए, ये आप कोशेंट पढ़ेंगे। भागफल को हम लोग कोशेंट पढ़ते हैं, जिसको वैसे हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। कोशेंट का पहला अक्षर क्यू है, तो इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। जो आपका शेषफल आता है बच्चों, शेषफल जो आता है उसको आप पढ़ते हैं रिमाइंडर। आप इसको अंग्रेजी में शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर को हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से, ठीक है? अब रही बात भाज्य है और भाजक है। अब ये तो आपका डिविडेंट हो गया। भाजक, यदि आप भाजक को देखें और सारी चीजों की यदि आप कल्पना करें, तो भाजक को आप क्या कहेंगे? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, भाजक को आप क्या कहेंगे? भाजक को आप क्या कहेंगे? भाजक को आप लिखेंगे डिविजर, डिविजर लिखेंगे। इसको वैसे आप डिविडेंट बोल देते हैं, वैसे आप इसको डिवाइजर पढ़ेंगे, ठीक है? इसको आप डिविडेंड बोल देते हैं, ठीक है? मेरा मोटो ये है, मेरा मोटो ये है, जैसे भाजक को हम लोग डिवाइजर भी बोलते हैं, भाज्य को हम लोग डिविडेंट बोल देते हैं, भागफल को हम लोग अंग्रेजी में कोसेंट पढ़ देते हैं, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोल देते हैं। ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीजें आप जानिए, क्योंकि यहां पे आपके प्रमेयिका में जो चीजें हैं
वो सारी चीजें अंग्रेजी में है। अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ए है, बी है, क्यू है कि नहीं है? तो मेरे बच्चों, आर भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। क्या पढ़ते हैं? क्वोशेंट। और क्वोशेंट को आप जो सूचित करते हैं वो क्यू से सूचित करते हैं, बिल्कुल सही। और शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। क्लियर है? और ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर हो गया, तो इसको हम लोग डी से सूचित नहीं करते। यहीं पे थोड़ा सा खेल करना है अपने को, यहीं पे खेल करना है। देखिए, आपको बीच वाली जो संख्या है ना बच्चों, बीच वाली संख्या, बीच में कौन है ये, इसको आपको ए मानना है कि ये संख्या ए है। जैसे, क्योंकि हम तो दो संख्या 4 और 15 का ही ना भाग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ये जो 15 है बच्चों, इसको ए मान लेते हैं, 4 को बी मान लेते हैं। गौर करिए, ए का मान जो होगा आपका यहां पे, ए का मान ऐसे समझिए, बीच वाले को ए, और यहां पे जो संख्या है उसको हम लोग बी बोल देते हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको क्यों बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे ये बताइए कि क्या मैंने जो भाग बनाया ये सही है? तो आप वो रूल लगा देंगे, वो टेक्निक लगाएंगे बचपन में जो हम करते थे। अब कौन सा टेक्निक लगाएंगे? आप ये कहेंगे, आप फटाक से क्या करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे। आप इसको बाहर वाले को बाहर वाले से, आप भाजक को भागफल से गुना करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे, और जितना शेष आया उसको जोड़ देंगे। और यदि आंसर बीच वाली संख्या अर्थात 15 निकल जाए, तो आप कहेंगे कि हमारा सही है। तब आप कहेंगे सही है। इसी तरीके का फॉर्मेट ऐड करेंगे, यस या नो, ये बताइए। इस तरीके का फॉर्मेट ऐड करेंगे। यदि मैं आपको कहूं तो बताइए कि ये सही है कि गलत है। आप इसी प्रकार का फॉर्मेट यूज करेंगे। आप यहां 4 को 3 से गुना करेंगे और फिर शेषफल जोड़ेंगे। यदि 15 आ जाए, बराबर में 15 हो जाए तो सही है। देख लीजिए, 4 तिया 12, 12 3 15, इसका मतलब ये बच्चों सही है। इसको यदि आप लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? 15 को हम लोग क्या लिखते हैं? ए। आप कहेंगे सर ए लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 4 क्या है बच्चों? ये 4, इसको तो हम लोग बी बोलते हैं, तो इसको आप बी लिख लीजिए। मेरे बच्चे 3 क्या है? 3 क्यू है, तो आप यहां पे क्यू लिख लेंगे। मेरे बच्चे 3 को हम लोग आर, देखिए ये 3 है, ये क्या है? ये रिमाइंडर है, शेष है, इसकी जगह पे हम लोग आर लिखते हैं। क्या आपका यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? यही है ना? यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या आप बताइए, ये चीज क्या हम बचपन से नहीं करते थे? तो हम 10th क्लास में ये नया कहां कर रहे हैं? ये तो बचपन से ही कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बचपन से ही ये कर रहे हैं, बचपन से ही इसको चेक करते हैं हम लोग। भाग को पहले बना लेते थे और इसी विधि से चेक करते थे। आज इस विधि का पता चला कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक तरीका है। ये तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका उपयोग हम लोग किसी भाग को सही या गलत चेक करने के लिए भी करते हैं। मेरे बच्चे, इसी का प्रयोग हम लोग दो संख्याओं का मौसो निकालने के लिए भी करते हैं। यहां पे एक शर्त है, मैं आपको एक और शर्त आती है यहां पे। जैसे अब आप ये देख के चक्कर काट रहे होंगे भाई, जहां आप कहेंगे सर यहां भी ये भी तो है, आप तो रास्ते में ही लटका दिए हम लोगों को, ये भी तो है। चलिए अब इसको समझाते हैं। आप गौर करिए, देखिए बी से जो है ना, बी यहां पे जो भी हो, शेषफल जो आएगा मेरे बच्चे, हमेशा आपको यहां से छोटा ही मिलेगा। यहां से छोटा, जैसे यहां 4 है तो इससे छोटा ही मिलेगा। आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और लेता हूं, ये सवाल मैं करा नहीं रहा हूं, ये सवाल नहीं करना अपने को। जैसे कोई भी भाग एक एग्जाम्पल लेके करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 को भाग देता हूं, मान लीजिए 17 से देता हूं, तो 6 दूनी 12, 2 बार में आप 12 लगाएंगे, 7 में 5 गया 2, है ना? तो यहां से हमेशा छोटा ही आया ना, ये बी है, और बी से हमेशा आर का मान जो क्या होगा बच्चों? छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा, ऑलवेज। इसके साथ साथ ये तो आपने क्लियर कर दिया, जो आर और बी में यदि आप तुलना करें, यदि बी और आर और बी में यदि तुलना करें, तो दोनों में किसका मान बड़ा होगा? बी का। तो आप इस तरीके से लेस देन का चिन्ह लगाएंगे। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं लेस देन। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन।
कई बार क्या रहता है, इस तरीके का चिन्ह भी रहता है यहां पे, इसको आप पढ़ेंगे लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल बोल देंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? और यहां पे हम लोग इन्हीं चिन्हों के विषय में बात करने वाले हैं। वैसे ये चीजें कुछ नई नहीं है, ये बचपन से ही करते हैं, हम लोग बचपन से ही करते हैं। जैसे दिया रहता था 4 है 6 है, और यहाँ पे हमें इस प्रकार का और इस प्रकार का चिन्ह लगाने के लिए दिया जाता था, और एक बराबर का चिन्ह। तो 4 और 6 में कौन सा बड़ा? हम कहते हैं 6 बड़ा, तो मुंह घूमेगा 6 की तरफ, इस तरीके का रहता। तो 3 और 7 में कौन बड़ा? आप कहेंगे 7 बड़ा, तो मुंह घूमेगा 7 की तरफ। 6 और 3 में कौन सा बड़ा? इस परिस्थिति में मुंह घूमेगा 6 की तरफ, ये मुंह है, जो बड़ा है उसी की तरफ घूमेगा। ये चीज तो हम लोग बचपन से करते आए हैं। हाँ, यदि कोई बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाए, तो हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं, इक्वल टू का। मेरे बच्चे, ये जो आपका चिन्ह है, ये चिन्ह आपका लेस देन है, और इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन। ये आपका हो गया ग्रेटर देन। इस चिन्ह को आप क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। इस चिन्ह को आप बोल देंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और या आप यदि इस तरीके का रहे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एक बार आप इसको लिखिए। लिख लिया? कोई दिक्कत है? सारी चिन्हों को विषय में आपने जान लिया। तो आपने क्या देखा, ये 6 का मान हम लोग बिल्कुल देहाती स्टाइल में करने जा रहे हैं। आपने ये देखा, यहां से हमेशा ये संख्या छोटी आई। आप चाहे तो कोई भी संख्या ऐड कर लीजिए, आप चाहे तो कोई भी संख्या ऐड कर लीजिएगा, कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्याओं को आप चाहे तो ऐड कर लीजिएगा, आपका जो मान आएगा वो छोटा ही आएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, देखिए आर जो शेषफल होता है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 4 से, और यहाँ पे 12 से मुझे भाग देना हो, तो 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाने के बाद क्या होता है, पूरा पूरा कट जाने के बाद शेषफल 0। तो मेरे बच्चे, आर का मान 0 भी होता है, याद रखिएगा, आर का मान 0 भी होता है। आर का मान आपका जो आर मतलब क्या, शेषफल, शेषफल आपका 0 भी होता है। ये आपका बी का मान हो गया, यहाँ पे आपका ए हो गया, ये आपका कोसेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। तो बी से हमेशा जो आर का मान होता है छोटा होता है। हाँ, बी से हमेशा आर का मान छोटा होता है। आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि आर का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। आप ये कहेंगे कि आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। कई परिस्थिति में देखिए 5 आया, और कुछ भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आर का मान 0 से बड़ा आता है। कई बार जब पूरा पूरा कट जाता है ना, तो वो आर का मान आपका 0 भी होता है। तो इसको आप बोलेंगे इस तरीके से, आप बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू। ठीक है। या फिर आप ये बोलेंगे, आप ऐसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे बोलेंगे कि 0 से बड़ा होता है आर का मान, ऐसे बोलेंगे 0 से बड़ा होता है आर का मान, और 0 के बराबर भी होता है आर का मान, मतलब आर का मान 0 भी होता है। इस चिन्ह का मतलब है बराबर, मतलब आर की वैल्यू 0 भी होती है। और ये वाला जो चिन्ह है, इसका मतलब है कि आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आर का मान 0 से बड़ा 5 आ गया, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, तो आर का मान 0 भी हो गया। तो ये शर्त है, आर का मान 0 भी होगा, आर का मान 0 भी होगा, और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन हमेशा, ऑलवेज, हमेशा आर और बी में कंपैरिजन करें, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे आर और बी में हमेशा बी का मान आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा। यही यहां पे था, यही चीजें आपकी यहां पे थी, ये वाला। क्या आपने देख लिया इसको? यही चीजें यहां पे था कि 0 से बड़ा होगा आर,
और जीरो भी होता है, और बी की तुलना करें तो आर से हमेशा बड़ा होगा बी, क्योंकि मुंह किसकी तरफ घुमा है, बी की तरफ घुमा है ना, तो बी बड़ा। यहां पे देखिए किसकी तरफ, आर की तरफ है ना, तो आर बड़ा। इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं, ये शर्त है, ये शर्त है। और ये आपने सूत्र बना ही लिया। आशा है कि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा होगा कि क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपने समझ लिया होगा। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, जहां हम लोग, ये जो चिन्ह है, जहां जहां जीरो से बड़ा होगा आर, जीरो से, और आर की बात करें जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी होता है, इसीलिए एक ये चिन्ह नीचे लगा देते हैं। और आर से हमेशा बड़ा होगा बी, आर और बी की बात करें तो कौन बड़ा होगा, बी। मेरे बच्चे ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया तैयार। इसी के जरिए आज तहलका मचाने वाले हैं। आपने सीख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, वैसे तो हमने समझ लिया इसको। देखिए, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, और यहां पे क्या है कि बी हमेशा, बी का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। एक ये भी शर्त रखिए, दिए रहने पर तथा बी बड़ा हो जीरो से, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, ऐसी अद्वितीय संख्या क्यू और आर विद्यमान होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो आर, जहां जीरो से बड़ा हो आर और आर से बड़ा हो बी। ऐसे करके उसको हम लोगों ने समझ लिया किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल को तोड़ने का काम करें। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उस समय आपका रह गया था, इसका भी आप ले लीजिए। और इस सवाल को हम लोग करके देखते हैं, और किस विधि से हम लोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखिए कैसे इसको क्रैक करते हैं। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या मैं इसको मिटा दूं? ठीक है, अब देखिए यहां पे, तो सबसे पहले हमें हल करना है। मेरे बच्चे आपको किस तरीके से, पढ़ लीजिए सवाल। उदाहरण नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। लिखा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दो संख्याओं का मौसा निकालना है। तो अब आप यहां पे आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि दो संख्या वो कौन कौन सी संख्या है। जैसे ये दो संख्या आपको तो दिया है, जो बड़ी संख्या बच्चों उसको आप ए मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसको आप बी समझेंगे, उसको आप क्या समझेंगे, बी। इस तरीके से आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से नहीं, तरीका तो हम लोग फिलहाल एक ही करने जा रहे हैं, ठीक है। तरीका तो हम लोग फिलहाल एक तरफ हम लोग देखिए कैसे करेंगे। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको भाग विधि से हल कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग भाग विधि से हल कर लें, ठीक है। और यहां पे आपका कितना है, 12576। या आप इसको सबसे पहले भाग वाले विधि से आप हल कर लेंगे। मेरे बच्चे 3 बार में लग ही रहा है ना, 3 बार में लग रहा है। 3 बार में आप लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, और 3 1 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। आप इतना हो जाएगा, आप करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, हाथ मेरा 1, 5 0 1, 4 तिया 12। कटाइए, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, और ये आपका कट गया। अब 420 से, मेरे बच्चे 420 से अब शेष आपका कितना आ गया, 420 आ गया। आप गौर करिए, देखिए यहां जो संख्या है इसको तो आपने ए बोला, ये तो आपका ए है, इसको आपको क्यू कहना पड़ेगा, है ना। इसको आपको बी कहना पड़ेगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसको आपने आर कहा, यहां पे आपका आर हो गया। लेकिन अभी नहीं, ये चलते रहेंगे, मौसम निकालिए। अब फिर यहां पे एक भाग का चिन्ह, अब 4052 आएगा यहां पे आपका, जो तरीका हम लोग बचपन से करते आए महत्तम निकालने का। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में आप काटेंगे, 9 बार में काट के ट्राई करते हैं, ठीक है। 9 बार में, 9 बार में देखते हैं कितना होता है। 0 9 दूनी 18, और 9 चौके 36, 1 37। देखिए 9 बार में 0 9 दूनी 18,
और 9 चौके 36 एक 37। अब घटाइए, 2, 15 में 8 गया 7, और यहाँ पे आपका बचा 9, 9 में 7 गया 2, और ये आपका खत्म हो गया, 272 हुआ। अब इसी 272 से फिर 420 को हम लोग कटाने का काम करेंगे। देखिए कितने बार में कट रहा है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिए अब इसी से मेरे बच्चे इसको कटाना है, कितने बार में आप कटाएंगे? 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में आपको लेना है 272, 272 बस। और घटाइए, 10 में 2 गया कितना बचेगा? 8, 11 में 7 गया कितना बचेगा? 4, और 3 में 2 गया 1, 148 हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, ठीक है, इधर कर लेता हूं, 148 हो गया। 148 से फिर 272 आपको कटाना है, कितनी बार में आप कटाएंगे? 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में कटाइए, 148। 12 में 8 गया 4, देखिए 12 में 8 गया 4, और यहां क्या बचा? 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, और 2 में 1 गया 1, 124, और यहां पे आपका हो गया 148। एक ही बार में कटाएंगे 124। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये खत्म हो गया। अब 24 से काटेंगे 100, तो 24 5 बार में 120 आप कटाएंगे। यहाँ पे आपका हो गया 4, ये खत्म, ये खत्म, और इसी 4 से मेरे बच्चे ये 24 कटाएंगे, 4 छके 24। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 बच गया, इसको मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ पे इस जगह, तो मैं इस 4 से यहाँ पे इस 24 को काटेंगे 6 बार में, आपका हो गया 4 छके 24। तो सबको, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 0 हो गया। बच्चों जहां पे शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हम रुक जाते हैं, और बी की जो वैल्यू होती है वो हमारी आंसर होती है। इस तरीके से हम लोग करते आ रहे थे बच्चे, इस तरीके से हम लोग करते आ रहे थे। क्या ये बात सही है कि इस तरीके से हम लोगों ने इसका एचसीएफ निकालने का काम किया? ठीक है, आपने ये देख लिया। अब अब यहां से हमें करना है, इसका हल करना है। यूक्लिड विभाजन आप लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन। अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा प्रथम चरण होगा। देखिए प्रथम चरण क्या है? देखिए ये वाला भाग, एक वाला भाग ये आपका हो गया फर्स्ट चरण, ये दूसरा चरण हो गया, यहाँ पे आपका ये तीसरा चरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चौथे चरण में पहुंच गए, यहाँ से हम लोग 5वें चरण में पहुंच गए, यहाँ से 6ठे चरण में पहुंच गए, और यहाँ हम लोग बच्चों 7वें चरण में पहुंच गए। तो 7 चरण बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस में आर, यही तो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम लोग हल करेंगे तो हम तो यही कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब इसको लिखिए, इसी पे मान सेट करिए। ए का मान आपको क्या है? अब देखिए ए क्या है, बीच वाली जो संख्या है ना इसको आप ए लिख लीजिए। जैसे ये बीच में ए है 12,500, आप कहेंगे 12,576 बराबर, ये आपका बी का मान है, तो बी की जगह बी का मान लिखेंगे, ये बी की जगह पे 4052 लिखेंगे। अब रही बात क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? क्यू की जगह पे आपका 3 है, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे प्लस में आर। आर की जगह पे शेषफल कितना आया? 420, ये आपका 420 आ गया। ये हो गया प्रथम चरण आपका, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम चरण। कौन सा चरण हो गया? प्रथम चरण। फर्स्ट केस हो गया, आप बना लीजिए, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब सेकेंड केस में आएंगे तो हम लोग सेकेंड सेक्शन में पहुंचेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब आपका ए का मान ये वाला हो जाएगा, ये 4052, यहाँ आपका बी की वैल्यू है, और ये आपकी कोसेंट क्यू की वैल्यू है, यहाँ पे ये आपका आर हो जाएगा। कोई टेंशन है? ए की जगह पे देखिए कितना है? 4052,
ए की जगह पे आप लिखेंगे 4052 और बी की जगह पे आपका क्या है 420। क्यू का मान रखेंगे, क्यू का मान 9 हो जाएगा और शेषफल आपका आया है 272। ये तब तक चलते रहेंगे जब आर का मान 0 ना हो जाए। ये तो हो गया। अब आपका हो जाएगा केस 3। केस 3 में फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा। आपका जो ए का मान होगा बच्चों, यहां पे आइए, अब केस 3 में ए का मान अब आपका 420 है ना। ए का मान यहां देखेंगे, ए का मान आपका ये बीच वाला तो ए का मान होता ही है, और ये आपका बी का मान अब हो गया, और ये आपका क्यू का मान, यहां पे आपका हो गया आर का मान। तो ए की जगह पे आपको क्या लिखना होगा 420। बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो बी की जगह पे आपको लिखना है 272, और क्यू की जगह पे आपको लिखना है 1, और शेषफल कितना आया है आर, तो शेषफल आपका आया है 148। तो ये आपका हो गया 148। आइए केस 4 बनाते हैं। केस 4 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, अब गौर करिए। ए का मान, अब यहां तक हम लोग आ गए। अब यहां से अब बच्चों ए का मान, फिर ये आपके ए का मान है, हमेशा वही चलेगा, सिर्फ केस बदलेगा। एक भाग में एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये चौथा केस। ये आपका हो गया बी का मान, ये आपका हो गया क्यू, और यहां पे होता है आर। तो फटाफट लिखेंगे, तो ए की जगह पे आपका कितना है 272, बी की जगह पे कितना है तो 148, क्यू की जगह पे कितना है तो 1, और आर की जगह पे कितना है 124। ये आपका हो गया केस 4। तो केस 4 तक हम लोगों ने लिख लिया, यहां तक कोई टेंशन है। केस 4 तक लिख लिया हम लोगों ने। आ, ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। केस 4 तक हम लोगों ने लिख लिया, या फिर ये कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आगे मैं कर देता हूं, नेक्स्ट पेज में ही कर देता हूं, ठीक है। इसको अगले पेज में कर देता हूं। आइए यहां पे हम लोग करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने केस 4 कर लिया, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या ये बात सही है कि हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे कितने केस बनेंगे, गिनिए एक बार। एक केस यहां बनेगा, एक केस यहां बनेगा, एक केस यहां बनेगा। तो और हमारे 3 केस चलेंगे, तो केस 4 बना ले, केस 5 कर लेते हैं। तो हमारा यहां पे हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CASE, ठीक है। केस 5, केस 5 में फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लीजिए, ए का मान क्या है केस 5 में। अब ए का मान 148 है, बी 124 है, क्यू 1 है। पहले ही देख लीजिए सारा, देखिए ए 148, बी 124, क्यू 1, और शेषफल आर जो आया है वो 24 आया है। 148 24 1, तो ए आपका हो गया 148, ठीक है, और बी आपका है 124, क्यू का मान आपका हो गया 1, और आर कितना था, आर कितना था, आर देख लीजिए, आर आपका 24 था। आर कितना था 24, ये आपने लिख लिया। अब हम लोग आते हैं केस 6 में। केस 6 में फिर हम बनाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मेरे बच्चे ए कितना है, अब जो आपका ए होगा वो 124 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका 124 हो जाएगा, और बी कितना है देखिए। अब देखिए ए 124, बी 24, क्यू 5। अब बी आपका कितना हो गया 24, और क्यू कितना आएगा 5 होगा, और शेषफल आएगा 4, शेष 4 है। केस 7 करते हैं। तो केस 7 में हमें फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब ए कितना है, अब जो आपका ए हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान आपका बी जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। क्यू का जो मान होगा 6 होगा, और यहां पे हो जाएगा आपका शेषफल अब 0 हो जाएगा। चाहे तो आप यहां से देख लीजिए, कोई बात नहीं है, यहां से आप देख लीजिए 460, 460। मेरे बच्चों जैसे ही आपका आर का मान,
जैसे ही आर जहां पे आपका 0 हो गया, वहीं पे बी की जो वैल्यू है आपका क्या कहलाती है? आंसर कहलाती है। हम लोग कहेंगे लास्ट में, हम लोग कहेंगे अतः, अतः किसका हम लोग निकाल रहे थे? अतः हम लोग कहेंगे 4052 और 12576। अतः 4052 और 12576 का मौसौ 4 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लास्ट में इस तरीके से जरूर लिखेंगे, लास्ट में इस तरीके से जरूर लिखेंगे, ताकि जो हमारी कॉपी चेक करे, एग्जामिनर का ध्यान हमारे आंसर पे सीधा जाए, डायरेक्ट जाए। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने केस वाइज करके। अब आपको ये, आपके मन में ये टेंशन चल रहा होगा, तो करे क्या करे? मेरे बच्चों आप क्या करिए, जब भी आप हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहेगा, आप क्या करेंगे? आप एक साइड में भाग विधि से आप पहले हल कर लीजिए। इससे क्या होगा? ए और बी का मान, क्यू का मान, आर का मान आप आसानी से लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और फटाफट आप केस बनाने में आपको सुविधा हो जाएगी। एक बार लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, उसके बाद आप केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके ऐसे करके बनाइए। जैसे केस 1 आपका यहां से आ जाएगा, केस 2 आपका ये हो गया, केस 3 आपका यहां बन जाएगा, केस 4 आपका यहां बन जाएगा, केस 5 इस भाग में, और केस 6 इस भाग में, और 7 इस भाग में, यहां सारे आपके बन जाएंगे। तो अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, आप कहेंगे कि सर क्या दोनों उतार लें? हाँ, आप चाहें तो दोनों उतार लीजिए, लिख लीजिए, दोनों लिख लेना चाहिए। एग्जाम में यदि आप दोनों लिख लेते हैं कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सिर्फ आप ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको जो एक एल्गोरिथम दिया है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने के लिए बोला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लिखने का तरीका ये है। गणित आपसे इस तरीके से में लिखने के लिए आंसर मांग रही है। ये जो अभी सवाल आपसे, जो भी सवाल पूछ रहा है, वो इस तरीके से आंसर मांग रही है। ये प्रोसेस है, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है एल्गोरिथम। हालांकि ये उसी का रूप है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो एज इट इज यही हमने लिखा यही, लेकिन इसका फॉर्मेट ये चाहिए। तो इसीलिए आप यदि इस तरीके से कॉलम लगा के एक तरफ भाग कर लेते हैं, एक तरफ ये कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये आपको सुविधा हो जाएगा केस बनाने में, 1 ए बी क्यू आर, ये बनाने में आपको सुविधा हो जाएगी। नहीं भी करते हैं इसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आप चाहे तो कॉपी में साइड में रफ करना पड़ेगा, फिर रब करना पड़ेगा, फिर आप ये बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये भी आप साइड में लिख सकते हैं, ये भी आप साइड में लिख देते हैं, तो आपके नंबर पे कोई आंच आने वाली नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे फिर शेष कैश बनाए, और 4052 12576 का जो मौसो आया वो 4 आया। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और इसका नंबर नंबर मैं बोल रहा हूं, इसका आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। आइए हम लोग अगला सवाल करें। देखिए आगे का क्या सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है, बहुत ही एकदम मस्त, जबरदस्त। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो बस सारा पचड़ा ही खत्म है। प्रश्नावली 1.1 बेचारा गया काम से, क्योंकि आपने ये समझा है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि आखिर में ये क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, दर्शाने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक, दुनिया में जितने भी, प्रत्येक लगा दिया ना, दुनिया में जितने भी धनात्मक संपूर्णांक होंगे, प्रत्येक का मतलब, अब प्रत्येक का मतलब सारी क्या लीजिए, दुनिया के तो नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे ये 2q और 2q+1 दिया है, तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो दर्शाने के लिए कह रहा है दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा धनात्मक संपूर्णांक तो 2q के रूप का होगा, तथा प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा, मेरे बच्चों यहां पे आप देखिए, विषम पूर्णांक आपका 2q+1 के रूप का होगा, और जो समपूर्णांक होगा वो 2q के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। कैसे हल करेंगे इसको आप, कैसे हल करेंगे, यही तो समस्या है मेरे बच्चों। याद रखिएगा, हम लोग करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
इसमें आपको हमेशा दो चीजें पता होनी चाहिए। आप कहेंगे सर क्या दो चीजें, कौन सी वो दो चीजें हैं? आइए मैं बताता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। जब ए और बी पता रहेगा तो आप क्यू भी निकाल लेंगे और आप आर भी निकाल लेंगे, निकल ही जाएगा जब ये दोनों पता रहेगा, है कि नहीं? तब आप आराम से कह लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, आर। तो बच्चों क्यू के बगल में कौन गुना रहता है? क्यू। क्यू किससे मल्टीप्लाई रहता है, किससे गुना रहता है? क्यू किससे गुना? आप कहेंगे सर बी से गुना है। क्यू तो बी से गुना रहता है, हमेशा क्यू जो है ना बी से गुना रहता है। तो सबसे पहले हमें ए और बी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी क्या करें, है तो नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं। जो नहीं दिया है उसको मान लेंगे। चलिए हल शुरू करते हैं। आप कहेंगे माना कि अब यहां पे देखिए आपको क्या मानना है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, डाउट तो मैं रहने नहीं दूंगा। देखिए माना कि यहां तो सम पूर्णांक है, यहां विषम पूर्णांक है, तो आप सम मानेंगे कि विषम मानेंगे? मैं कहता हूं कि आप सम विषम कुछ नहीं, आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब आप कहेंगे सर ए तो मान लिए, बी का क्या करें, बी भी माने क्या? बी तो आपको वैसे ही पता रहेगा। मेरे बच्चे आप एक बार यहां देखिए, यहां देखिए, यहां आपका क्या लिखा है, 2Q। यहां पे आप देख लीजिए ना, यहां पे क्या लिखा है, 2Q, या 2Q प्लस क्या लिखा है, 1। तो हर जगह देखिए यहां भी Q से कौन गुना है, 2। Q से कौन गुना है, 2। तो Q किससे गुना रहता है, देखिए ना Q किससे गुना रहता है? आप कहेंगे बी से, तो बी तो आपको दिया है ना, क्यों हमेशा बी से ही गुना रहता है। ये मेरे बच्चे आपको बी का मान दिया है। किसका मान दिया है ये संख्या, बी का मान। तथा आप कहेंगे तथा बी बराबर 2। अब बच्चे सशंकित हैं, बी बराबर 2, हाँ, क्योंकि क्यू हमेशा आप लिखते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो क्यू से कौन गुना रहता है, बी ही तो रहता है। क्यू से कौन गुना रहेगा, बी ही तो रहेगा। क्यू से कौन गुना रहेगा, बी ही तो रहेगा। तो यहां भी दो, यहां भी दो, तो बी का मान चौड़े में पता दिया ही रहता है। बी का मान कितना है, 2। बी का मान कितना है, 2। कोई टेंशन है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? बी का मान 2 निकल गया। तब आपको आर का मान पता चल जाएगा। जैसे ही बी का मान पता चल जाए तो आर का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जाना है, आपने जाना है। आप ये कहते हैं कि आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 भी होगा, और आर का जो मान होता है बी से छोटा होता है कि नहीं होता है? आर का जो मान होगा बी से छोटा होगा, तो बी आपका 2 दिया है तो आर का मान 2 से छोटा होगा। हम लोग कहेंगे तब आर बराबर क्या होगा, आर का मान मेरे बच्चों 0 भी तो होता है, आर 0 भी होता है। 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा 0 भी है, क्योंकि शेषफल 0 भी निकलता है जब पूरा पूरा कटता है। तो 0 तो आप हर हाल में लिखेंगे। साथ ही साथ 2 से छोटा एक है। तो आर के दो मान यहां पे पॉसिबल है, एक 0 एक 1। आर के मान पता चल गए। अब आप इसको हल करिए, तब हम लोग कहेंगे अब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब यहां पे दे दिया है जहां 0 से बड़ा है आर, और बी की जगह पे यहां पे क्या दिया है, 2 दिया है। आप 2 लिख लीजिए, यहां पे बी की जगह पे 2 लिख लीजिए। अब आप कहेंगे इतना लिखने के बाद आप यहां पे चाहे तो केस वाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे केस 1 बना लीजिए, ठीक है, चाहे तो केस 1, केस 1 में आप ये लिख लीजिए कि आर बराबर, एक बार आर का मान 0 ले लीजिए, इसी में आर बराबर 0 लेने पर
आर बराबर जीरो लेने पर तो आर बराबर जीरो लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, इसी पे ना सेट करेंगे। तो ए का मान कितना है देखिए, ए तो आपने ए ही माना है, ए तो आपका ए ही रह जाएगा। बी क्या है, बी दो है तो बी की जगह पे दो लिखिए। क्यू क्या है, तो क्यू ही है, क्यू के विषय में कोई चर्चा ही नहीं है। और आर की जगह पे आपको क्या लिखना है, जीरो। आर की जगह पे क्या लिखना है, जीरो। मैं यहां पे कर देता हूं, कोई खास टेंशन नहीं होगा यहां पे। मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, तो यहां पे क्या बना, यहां पे ए बराबर बच्चों टू क्यू बना, क्योंकि जीरो तो लिखें या ना लिखें, ए बराबर क्या निकला, टू क्यू। अब हम लोग कहेंगे ये क्या है, टू क्यू क्या है, सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। देखिए सम पूर्णांक का क्या मतलब है, यदि इसमें दो से पूरा पूरा, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो सम संख्या है। दो से इसमें तो भाग लग रहा है, क्यू बच रहा है, पूरा पूरा दो से भाग लग रहा है, तो ये टू क्यू क्या है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। हम लोग लिखेंगे, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, यहां ब्रैकेट लिख लीजिए कि ऐसे करके ये हो गया आपका सम पूर्णांक, ठीक है, ये तो सम पूर्णांक है, ठीक है। अब आप फिर केस टू बनाइए। अच्छा केस टू क्यों बनाना पड़ रहा है, दूसरे केस में, दूसरे केस में आप आर का मान एक ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, एक बार आपने जीरो लिया फिर आर का मान एक लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ए बराबर दूसरे केस में आप लिखेंगे आर बराबर एक लेने पर, आर बराबर क्या लेने पर, एक लेने पर। अब यहां पे ए बराबर कितना है, बी क्यू प्लस में आर है, और ए तो आपका ए ही है, बी का मान दो है, क्यू क्यू ही रहेगा बच्चों, आर का मान एक लेना है। अब आप ये बताइए ये सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ये आप क्या है, देखिए टू क्यू तो आपने कह दिया कि ये सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि दो से भाग लग रही है, दो से भाग लग रही है ये, इसीलिए टू क्यू सम संख्या है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा ये सर यहाँ तो टू क्यू है, कैसे दो से भाग लग रहा है, लगाइए ना जी भाग, देखिए दो से दो काटेंगे तो क्यू ही बचेगा, क्यू बचेगा, तो दो तो पूरा जा रहा है ना, दो तो पूरा लग रहा है, यहाँ पे क्यू कोई पूर्णांक है तो क्यों से हमें उतना कोई खास मतलब नहीं है, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, अब टू क्यू आपका सम संख्या है, टू क्यू क्या है, सम संख्या, ये टू क्यू आपका सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या में यदि आप एक जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या बन जाता है, दुनिया जानती है। जैसे मान लीजिए एक सम संख्या चार है, मैं यहां पे आपको बताता हूं, एक सम संख्या चार है, ठीक है, इसमें एक जोड़िए, इसमें आप एक जब जोड़ेंगे तो आपका पांच हो गया। पांच कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें दो से भाग लग नहीं रहा है। और कोई सम संख्या, सम ही लीजिए, जैसे आठ भी सम संख्या है, इसमें भी यदि एक जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा। नौ कौन सी संख्या, विषम संख्या। और भी आप चाहें तो इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं, मतलब किसी भी सम संख्या में यदि एक जोड़ा जाए तो वो विषम संख्या बन जाता है। तो सिद्ध हुआ कि टू क्यू तो सम संख्या है, टू क्यू सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो टू क्यू में एक जोड़ा जाए तो ये तो विषम पूर्णांक बनेगा ना। हम लोग लिख लेंगे विषम पूर्णांक है ये, विषम पूर्णांक है। अतः अब देखिए यही तो कह रहा था। अब आप गौर करिए सवाल पे लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जो समपूर्णांक होगा, जो समपूर्णांक होगा वो तो टू क्यू के रूप का होगा। बहुत अच्छी बात है, वो है भी, है ना, यहां तो है भी, जो समपूर्णांक है वो टू क्यू के रूप का होगा। और फिर कहता था जो विषम पूर्णांक होगा वो टू क्यू प्लस वन के रूप का होगा, वो टू क्यू प्लस वन के रूप का बच्चों दर्शा दिया। अतः हम लोग लिखेंगे अतः, अतः सिद्ध हुआ, आप ऐसे लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के
रूप का तथा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ये आप लास्ट में लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है मेरे बच्चे। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को एकदम बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और कहीं भी यदि ये सवाल आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए कि आपको कहां समझ में नहीं आया, और मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से इसको समझाने की, ठीक है। वैसे वीडियो को आप इधर उधर करके, आगे पीछे करके, स्लो करके, फास्ट करके आराम से देख सकते हैं। आगे पीछे करके देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आएगा। बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें सबसे मेन बात है, आप ए मान लीजिए और बी आपका दिया रहता है, हमेशा बी दिया रहता है। बी दिया है तो आर निकलेगा, उसे आर निकलेगा, जितने आर बने उतने केस बना के हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल करें। तो ये तो वही है जो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, सेम ही है, ये अभी हम लोगों ने कर लिया है। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 करते हैं, दो हमने कर लिया। देखिए उदाहरण नंबर 3 में ये देखिए चौड़े में दिया है। सबसे पहले देखिए यहां भी विषम पूर्णांक है। अब मानना क्या है ये देखिए, क्योंकि यहां पे आप गौर करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्या माना है, क्योंकि यहां पे ये ओनली धनात्मक पूर्णांक मानने का मेरा क्या रीजन था, क्योंकि यहां पे एक जगह तो धनात्मक सम पूर्णांक था, एक जगह विषम पूर्णांक था, कहीं सम था कहीं विषम था, इसीलिए हमने ना सम माना ना विषम माना, कोई धनात्मक पूर्णांक ये मान लिया। लेकिन बच्चों, लेकिन यहां आपका देखेंगे, लेकिन यहां देखेंगे, यहां भी आपका विषम पूर्णांक है के रूप का होता है। यहां तो आपका विषम पूर्णांक ही है, ठीक है, कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। यहां पे थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ कटा हुआ है, कुछ तो कटा है, एक और यहां चीजें होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा किताब में देख लेता हूं क्या कटा है, ठीक है, कुछ तो कटा है। हाँ, यहां पे आप ये देखिए, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, बच्चों विषम पूर्णांक, ये जो खाली जगह देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे ये आएगा विषम पूर्णांक। लिखा है कि 4q+1, यहाँ पे 4q प्लस में 1 होगा, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां क्यू पूर्णांक है। चलिए अब ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि यहां पे जो छूटा था वो 4q+1 छूटा था। अब आप हमें हल करना है, हमें करना है हल। इसको हल करने के लिए देखिए, यहां भी विषम पूर्णांक, यहां भी विषम पूर्णांक। इनका ये कहना है कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है, दर्शाना है अपने को, दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, जो विषम पूर्णांक है, या फिर तो वो 4q+1 के रूप का होगा या 4q+3 के रूप का होगा। ये चीज दर्शाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमें दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सबसे पहले ए मानना पड़ेगा। ए में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि विषम ओनली विषम है, तो आप कहेंगे माना कि, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब मान लीजिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ए हमने मान लिया और बी हमें पता चल जाएगा। तथा बी क्या है, आप कहेंगे अभी तो हाल ही में बताया था बी के विषय में, बी आपका दिया रहता है। क्यों किससे गुना रहता है, बी से। क्यों किससे गुना रहेगा, बी से। तो बी का मान कितना, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, बी का मान कितना होगा, 4। चाहे यहां से आप ले लीजिए, चाहे यहां से, डाउट नहीं करना है। क्यों 4 से गुना है ना, यहां भी क्यों 4 से गुना है ना,
तो बी का मान आपका 4 रहेगा। जब बी का मान 4 है तथा बी का मान 4, तब आप कह सकते हैं, तब आपको एक चीज निकल के आएगा, तब आप कहेंगे आर जो निकलेगा, वो आर जो निकले, जो शेष निकलता है वो बी के मान से छोटा होता है, तो शेषफल आपका 0 भी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और बी से छोटा सारी संख्या लिखिए, जैसे 4 से, बी 4 है, 4 से छोटा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4। हम लोग यहां पे फटाफट लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर और 4 से छोटा होगा आर का मान। ये हमने लिख लिया। अब यहीं से केस बनाइए। केस 1 हम लोग बनाते हैं। केस 1 में आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा। 0 लेने पर पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो आर बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका हो जाएगा। तो एक तो ए ही है, ए तो आपने माना ही है। बी की जगह पे मेरे बच्चे क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। क्यू कोई टेंशन नहीं है। आर कितना दिया हुआ है? आर आपको 0 लेना है। तो आप यहां पे देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे ए बराबर आपका क्या हो गया? 4Q। मेरे बच्चों ये बताइए, 4Q सम संख्या है कि विषम संख्या? आप कहेंगे सर 4Q में तो 2 से भाग लग रहा है। नहीं, 2 से लग रहा है। 2Q बार में भाग लग रहा है। 2Q बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो 4Q में 2Q से भाग लग रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि 4Q सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से जो भाग लगेगा वो सम संख्या है, जो 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या है। तो आप यहां पे लिख देंगे, यहां पे ब्रैकेट में, यहां पे आप लिख देंगे सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। ठीक है, ये तो आपका सम पूर्णांक हो गया। यहाँ पे आपने केस 1 बना लिया, हम लोग यहाँ पे केस 2 बना लेते हैं। ठीक है, आप फिर हम लोग यहाँ पे कह लेंगे केस 2। केस 2 में अब आर का मान आपको क्या लेना पड़ेगा? आपने 0 ले लिया, 1 लेना पड़ेगा। आर बराबर 1 लेने पर, ठीक है, ऐसा करता हूं मैं, यहां से ले लेता हूं, यहां से, यहां से लिख लीजिए केस 2। ठीक है, आर बराबर 1 लेने पर, तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस में आर, और ए का मान तो आपका ए ही है, बी की जगह पे 4 है, क्यू क्यू ही है, आर का मान आप 1 लिखेंगे। मेरे बच्चों आप ये बताइए, 4Q तो आपका सम संख्या है कि नहीं है? 4Q सम संख्या है। अभी हम लोगों ने हाल ही में चर्चा की है, जब किसी भी सम संख्या में, मान लीजिए कोई भी सम संख्या, उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 4 1 5 विषम। कोई भी सम लीजिए, जैसे 8 है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। मान लीजिए 12 ही है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 13। तो ये सारी संख्या आपकी विषम संख्या। विषम क्यों है? क्योंकि किसी में 2 से भाग नहीं लग रहा है। इससे सिद्ध होता है किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या बन जाता है। तो यहां भी 4Q तो सम संख्या है, 4Q तो सम संख्या है ना? 4Q सम संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें हमने 1 जोड़ा, तो ये विषम पूर्णांक हो गया ना, ये तो विषम पूर्णांक हो गया। आप लिखेंगे ये हमारा हो गया विषम पूर्णांक, ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। ठीक है, ये तो आपका हो गया विषम पूर्णांक। केस 2 हो गया। अब हम लोग लेते हैं केस 3। मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है, इधर थोड़ा सा हटा लेता हूं। केस 3, केस 3 में अब आर का मान आपको 2 लेना पड़ेगा, है ना? 2, 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब आर बराबर 2 लेने पर
आर बराबर 2 लेने पर, अब आर का मान 2 लेना है किसमें, तो उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी में हम लोग मान रखते जा रहे हैं। ए तो ए ही है, बी का मान आपका 4 है, क्यू क्यू ही है, और आर की जगह पे आपने 2 ले लिया मेरे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4 क्यू आपका सम पूर्णांक है, सम संख्या है, और 2 भी सम संख्या है। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही होगा। जैसे सपोज करिए 10 आपका सम संख्या है, और इसमें 2 आप जोड़ेंगे तो 10 दो 12 कौन सी संख्या है, सम संख्या। 14 आपका सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 दो कितना आया 16, कौन सी संख्या, सम संख्या। स्पष्ट है कि सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे 4q तो सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ा गया तो ये तो 4q सम संख्या है, और इसमें फिर 2 जोड़ा गया तो सम संख्या में यदि 2 जोड़ेंगे इसका मतलब ये हमारा कौन सी संख्या आएगी, ये हमारी सम पूर्णांक आएगी, सम पूर्णांक, सम संख्या आएगी। तो हम लोग इसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है, वैसे सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है बच्चों, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वैसे हम लोग सम पूर्णांक लिख रहे हैं, ठीक है, सम पूर्णांक है, प्लस वाला पॉजिटिव। एक और लास्ट आपका केस बनेगा, केस 4। केस 4 को गौर करिए, केस 4 में आपको एक अंतिम मान 3 रखना पड़ेगा। आप कहेंगे आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर अब 3 लेके देखिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस में आर। ए का मान तो आपका ए ही है, और बी की जगह पे 4 है, क्यू है, आर की जगह पे 3 है। मेरे बच्चे 4q कौन सी संख्या है, 4q कौन सी संख्या, आप कहेंगे सर 4q सम संख्या है। सम संख्या में 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। किसी भी सम में विषम जोड़ेंगे, किसी सम में विषम जोड़ेंगे, देखिए कोई सम संख्या है, सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, अब विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 7 है, तो एक तरफ हमने सम लिया, एक तरफ विषम लिया, जोड़ा तो क्या आया, 7 4 11, कौन सी संख्या, विषम आ गई। और लेके ट्राई करते हैं, 8 क्या है, सम है, और एक तरफ 9 हमने विषम लिया, तो सम में विषम जोड़ा तो 9 8 कितना आ गया, 17। 17 हमारी कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। तो यहां पे आप लिख लेंगे विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है ये आपका, ये आपका विषम पूर्णांक है, ये आपका विषम पूर्णांक हो गया। सम पूर्णांक में यदि विषम पूर्णांक हम लोग ऐड कर लेते हैं तो वो विषम पूर्णांक ही कहलाता है। कौन सा पूर्णांक कहलाएगा बच्चों, विषम पूर्णांक कहलाएगा। अब आप गौर करिए, हम लोग सारे केस बना चुके हैं, केस 1 हमने बना लिया, केस 2 हमने बना लिया, केस 3 बनाया, केस 4 बनाया। अब आप गौर करिए, जहां 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 जैसे यहां पे सवाल था कि एक तो 4q+1, तो 4q+1 एक हमारा यहां आया है, जहां 4q+1 आया है वो विषम पूर्णांक है, और जहां 4q+3 आया है वहां पे देखिए विषम पूर्णांक है। अब बाकी जहां ये इन फॉर्मेट में 4q+1 के अलावा जैसे 4q+2, ये तो सम आ गया, तो बिल्कुल सही है। हम लोग कह देंगे, हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे, अतः, अतः यहां पे लिख लेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं यहां लिख दूं, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्लियर है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरीके से बच्चों एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको एकदम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीजों को लिखते हुए, तो आपने जो विशेष चीज यहाँ पे देखने वाली ये थी कि हमने क्या किया, हमने सबसे हमारे पास क्या दिया था, जैसे 4q+1 4q+3, हमने फटाक से दिमाग लगाया, ओ तेरी की क्यू से गुना है क्या, तो बी का मान है, तो हमने ए मान लिया, अब बी का मान दिया था, अब जब बी का मान दिया था हमने आर पता कर लिया, क्योंकि आर का मान 0 होगा और बी से छोटा होगा।
तो 0 1 2 20 से 4 से छोटा, 4 से छोटा 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सारा हमने लिख लिया। सारा केस वाइज बना के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये सिद्ध करके दिखा दिया। अतः सिद्ध हुआ कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q+1 के रूप का होगा या 4q+3 के रूप का होगा। यदि इसके अलावे कुछ आता है तो वो विषम नहीं होगा, वो सम होगा। जैसे आपने ये देखा 4q+2 आया तो सम आया, 4q आया तो बच्चों सम आया। आशा है कि आपने ये समझा होगा। एक आखिरी सवाल है, लास्ट उदाहरण है, बड़े मजेदार तरीके से इसको करेंगे। आइए देखिए क्या सवाल है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू, 130 बादाम की बर्फियां हैं। देखिए उनके पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में अर्थात बर्तन में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। मतलब कह रहा है मौसो निकालने के लिए। तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे। सबसे पहले बच्चे आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसको भाग विधि से इस तरीके से पहले इसका एचसीएफ निकालिए। मैं निकाल लेता हूं यहां पे। जैसे जो बड़ा है 420 है, जो छोटा है उसे भाग दीजिए। कितने बार में लगाएंगे, 13 तिया 39, 3 बार में 390। फटाफट कर लेते हैं। 0 12 में 9 गया, 3 ये खत्म। फिर ये काटेंगे, 1 केस बन गया। दूसरा 3 चौके 12, 120, 0 3 में 2 गया, 1 खत्म। और ये तीसरा केस बनने को तैयार, और 10 तिया 30, ये पूरा कट के बच्चों हो गया 0। जहां 0 हो गया वहीं रुकेंगे। अब हम लोग अब यहां पे क्या करेंगे, सारी चीजें स्पष्ट है, सारी चीजें स्पष्ट है। ये वाली संख्या क्या कहलाती है बताएंगे, ए, यहां वाली बी, यहां वाली क्यू, और यहां वाली आर। ये हर जगह हर भाग वाले में, मतलब इस भाग के सेक्शन में इस तरीके से, इस भाग वाले सेक्शन में वही चीज, और इस भाग वाले सेक्शन में वही चीज। तो हम लोग यहाँ पे हल में फटाफट कर लेते हैं। हल हम लोग कर लेते हैं। मान चाहे तो आप यहां पे मान भी सकते हैं, माना कि a बराबर बड़ी संख्या आपकी 420 है, आप ऐसे मान लीजिए। तथा तथा b बराबर 130 आप मान लीजिए। ये हम लोगों ने दोनों माना, माना कि a बराबर 420, b बराबर 130। तब हम लोग कहेंगे, ये मानने के बाद आप यहां पे ये लिख लीजिए, यूक्लिड तब तब यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से, अब यहां से आप केस बना लीजिए, केस 1। तो ए बराबर क्या है आपका, बी क्यू प्लस में आर। ए का मान कितना है, ए का मान आपका 420 है, यहां पे आप 420 लिखेंगे। बी का मान क्या है बच्चों, 130 है, यहाँ 130 लिखेंगे। क्यू की जगह पे आपका 3 है, 3 लिखेंगे। शेषफल आपका 30 आया है, 30 लिखेंगे। क्लियर है। अब ये आपका हो गया। अब यहां से बना लीजिए केस 2। केस 2 में पुनः इसी तरीके से a बराबर आप लिखेंगे बी क्यू प्लस में आर। तो अब केस 2 में इसका मतलब भाग के सेकंड सेक्शन में आ जाना यहां पे। अब इधर भी a का मान आपका 130 आया, तो यहाँ पे 130 बराबर में b की जगह पे आपका 30 है, और q की जगह पे आपका वहां 4 है, और शेषफल आपका अब आया है 10। ये आपने देख लिया। फिर आप केस 3 देख लीजिए। केस 3, केस 3 में भी आपको a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब a का मान कितना है गौर करिए, a का मान अब आपका 30 हो गया, a का मान आपका 30 होगा, और b का मान जो होगा वो कितना दिया है, 10 दिया है। q का मान आपका 3 दिया है, और r का मान बच्चों 0 दिया है। जैसे ही r का मान 0 आया, जैसे ही r का मान 0 आया कि b की वैल्यू आपकी आंसर। अतः आप यहां पे कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः इसमें लिख देता हूं, अतः अतः
क्या लिखा है, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां 10 बर्फियां रखी जा सकती है। या आप ये लिख सकते हैं, इसकी ये भी आपका हो गया, या आप ये भी लिख सकते हैं अतः 420 और 130 का 900, या आप ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से, अतः 420 तथा 130 का 910 है। आप ये भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। वैसे बाकायदा ये सही है, ये भी गलत नहीं है। इसको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरे बच्चे सारे सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सवाल उतना ज्यादा हैवी नहीं था, बहुत ही प्यारा सवाल था, छोटा छोटा सवाल था जिसको हम लोगों ने किया है। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के जितने भी परिचय थे, जितने भी उदाहरण के सवाल थे, सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। एक बार फिर कहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए, और खुद भी मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से करवाइए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बाकी बच्चों अब मिलते हैं कल प्रश्नावली 1.1 को लेके। आज इतना ही, धन्यवाद।